जिस जानवर या पक्षी के नाम में ही ग्रेट हो, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इकोसिस्टम में उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, जिसे नेटिव लैंग्वेज में हम गोडावन कहते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अब इनकी वाइल्ड में पॉपुलेशन 150 से भी कम है। ये ऑलमोस्ट अब एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच चुके हैं। खमागणी एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में इसी ग्रेट गोडावन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये वाकई उतनी ग्रेट है, और अगर है तो क्यों इसके संरक्षण को आज तक इतना सीरियसली नहीं लिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले एक बार गोडावन को थोड़ा बेटर समझ लेते हैं। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है आर्डियोटिस निग्रिसेप्स, राजस्थान की स्टेट बर्ड है और हमारे देश की मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड भी है। और जो 150 के आसपास ये बची हैं, उनमें से करीब 120 राजस्थान के जैसलमेर में है। ये मेनली सिर्फ राजस्थान और गुजरात में ही होती हैं, बट स्मॉल नंबर्स में आसपास के 3-4 और भी स्टेट्स में मिल जाएंगी। इनके सर पर एक ब्लैक कैप जैसी दिखती है, जो एक बहुत ही यूनिक फीचर है इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए। इनमें मेल और फीमेल बर्ड्स ऑलमोस्ट सेम ही साइज की होती हैं। अपनी 4 फीट की हाइट और करीब 15 किलो वजन के साथ ये इंडिया की वन ऑफ द हेवीएस्ट बर्ड्स हैं जो उड़ सकती हैं। लेकिन जो ग्रेट का टाइटल इसे मिला है, उसका एक कारण ये है कि ये फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज है। फ्लैगशिप स्पीशीज का टाइटल बहुत ही कम जानवरों को मिलता है, जैसे टाइगर्स, एलिफेंट्स, राइनोज वगैरह। फ्लैगशिप स्पीशीज यूजुअली एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, जिन्हें एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर की तरह यूज किया जाता है, ताकि सोसाइटी उनके कंजर्वेशन पर ध्यान दे और लोगों में इनको लेकर अवेयरनेस बढ़े। इससे होता क्या है कि जब सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स और रिसोर्सेज एक स्पीशीज पर फोकस हो जाते हैं, तो इनडायरेक्टली वहाँ के पूरे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को सेफ रखने का काम भी साथ में हो जाता है। तो जब हम गोडावन को फ्लैगशिप स्पीशीज में इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो फिर कोई आम स्पीशीज ऑफ बर्ड्स नहीं रह जाते। अब इस बर्ड की जो भी हालत है, जो करंट सिचुएशन है, उससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि वहाँ के इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी कितनी हेल्दी और वेल टू डू है। गोडावन एक टेरेस्ट्रियल, एक ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड होती है, मतलब ये अपना ज़्यादातर समय ज़मीन पर बिताती है, अनलाइक मोस्ट अदर बर्ड्स। अपने खान पान से लगाकर घोंसला बनाने तक सब कुछ ज़मीन पर ही करती है। इस वजह से इसके पॉपुलेशन ट्रेंड्स और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न से एक वैल्यूएबल इंसाइट मिलता है वहाँ के ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। इसलिए जब इस ग्रेट गोडावन को बचाने की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इसके खुद के सर्वाइवल की बात नहीं हो रही है। इसके साथ साथ वेस्टर्न इंडिया का इकोसिस्टम और उस पर डिपेंडेंट कई छोटी बड़ी स्पीशीज को बचाने की बात भी हो रही है। आगे बढ़ने से पहले एक बार इस ग्रेट बर्ड की हिस्ट्री पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। क्या आप जानते हो कि पीकॉक की जगह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया का टाइटल मिलने वाला था? गोडावन की हालत हमेशा से इतनी खराब नहीं थी। एक टाइम था जब इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन हुआ करती थी, स्पेशली वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया और पाकिस्तान में। ये इंडिया के करीब 11 स्टेट्स में थी, लेकिन फिर ऑफकोर्स धीरे धीरे हैबिटेट लॉस और हंटिंग जैसे ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स की वजह से आज इनकी ये हालत है। ईयर 1969 से अगर कंपेयर करें तो इनकी पॉपुलेशन 90% से ज़्यादा गिर चुकी है। उस समय इनका पॉपुलेशन 1260 था, जो 2019 के काउंटिंग में 150 आया है। क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कई डेकेड्स पहले, वो आज भी है। मैं बात कर रहा हूँ गोडावन के शिकार की। मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में हो रहा गोडावन का शिकार, क्योंकि वहाँ पर दूसरी चीज़ों की तरह इस पर भी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कोई भी इंसान या जानवर पाकिस्तान क्यों जाएगा? पर ऐसा हो रहा है। हर साल गोडावन का माइग्रेशन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ये मेनली भारत के थार डेजर्ट और कच्छ और पाकिस्तान के चोलिस्तान के इस ट्रायंगल में होता है। ऑब्वियसली माइग्रेशन एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन ये माइग्रेशन एबनॉर्मल रेट पर हो रहा है, मेनली मैन मेड रीजंस की वजह से, जो गोडावन को पाकिस्तान जाने पर मजबूर कर देता है। जैसे इंदिरा गांधी नहर के आसपास बढ़ता एग्रीकल्चर इसका एक बड़ा कारण है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में गोडावन का शिकार बहुत ही हाई इंटेंसिटी पर है। अब एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि कौन सी बर्ड्स इंडिया से वहाँ गई हैं और कौन सी नहीं, पर 2017 की इस रिपोर्ट में पता पड़ा कि वहाँ जो 63 साइटिंग्स हुई थी गोडावन की 4 साल में, उनमें से 49 का तो ऑलरेडी उन्होंने शिकार कर लिया था। चलो पाकिस्तान को एक बार के लिए भूल भी जाते हैं, तो भी इंडिया में बहुत सारे कारण हैं जो गोडावन को एक्सटिंक्शन के इतना पास ले आए। हंटिंग यहाँ पाकिस्तान जितनी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो है। इसके अलावा पावर लाइंस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है गोडावन की डेथ्स का। ये जो हाई टेंशन इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, ये राजस्थान और गुजरात के खुले एरियाज़ में लगे हुए हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली वही एरियाज़ हैं जो गोडावन के नेचुरल हैबिटेट भी हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि किस तरह से गोडावन को बचाया जाए इन बिजली के खुले तारों से, जो एक मेजर थ्रेट बन चुके हैं स्पीशीज़ के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया था कि ये एक टेरेस्ट्रियल बर्ड है, एक ग्राउंड ड्वेलर है, तो ये अपना घोंसला भी ज़मीन पर बनाती है।
इस वजह से फॉक्सेस, सांप, मॉनिटर लिजर्ड जैसे प्रेडेटर्स का खतरा और भी ज़्यादा है। लेकिन इनकी नेचुरल प्रॉब्लम सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। गोडावन एक लो रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ है। ये मोस्टली सिर्फ एक ही अंडा देती है, और वो भी ओपन ग्राउंड पर, ज़मीन पर। और इससे निकला बच्चा भी मोस्ट बर्ड्स की तरह जल्दी इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो साल भर तक अपनी माँ के साथ ही रहता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इनके सर्वाइवल के चांसेस कितने कम होते हैं। इन सब के अलावा भी और कई थ्रेट्स हैं जिन्होंने गोडावन को पहले एंडेंजर्ड बना दिया और अब एक्सटिंक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। इनमें गाड़ी से टक्कर लगना, कुत्तों का शिकार बनना वगैरह बहुत से रीजंस हैं। और जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता जा रहा है इसके नेचुरल हैबिटेट में, इसके बचने के चांसेस और कम होते जा रहे हैं। मैकेनाइज्ड फार्मिंग, इरिगेशन, माइनिंग जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से गोडावन का घर उजड़ता जा रहा है। और इसी तरह से जो 12-15 थ्रेट्स हैं, इन्होंने इसकी पॉपुलेशन इतनी गिरा दी है कि हमें एक्सटिंक्शन जैसी बातें सोचनी पड़ रही है। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बंद तो नहीं किया जा सकता। डेवलपमेंट ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के लिए सोलर प्लांट्स चाहिए, कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, ये सब ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए, जिससे गोडावन को बचा भी लें और डेवलपमेंट भी ना रुके। अब अनफॉर्चुनेटली इस बर्ड का नेचुरल हैबिटेट और सोलर पावर प्लांट्स लगाने के लिए सबसे बेस्ट जगह एक ही है। इस तरह के सोलर प्लांट्स लगाने के लिए राजस्थान के डेजर्ट एरियाज़ और गुजरात के कच्छ जैसी खुली जगह चाहिए, जहां मैक्सिमम सनलाइट मिलती है पूरे साल, और वो ज़मीन वैसे भी एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं होती या बैरन है। IAS ऑफिसर MK रंजीत सिंह ने एक पिटीशन फाइल किया था, ये हाईलाइट करने के लिए कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर से गोडावन के हैबिटेट को नुकसान हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी इस बात को माना कि गोडावन की फ्रंटल विजन अच्छी नहीं है, मतलब उन्हें सामने कम दिखता है, और इस वजह से वो जाकर पावर लाइंस में टकराती हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि गोडावन का साइज़ बड़ा है और वज़न भी उड़ने वाली बर्ड्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये ग्रेट फ्लायर्स नहीं होते। क्योंकि ये ज़्यादातर टाइम ज़मीन पर ही होते हैं, तो इनका विजन नेचुरली वाइड और साइडवेज ज़्यादा डेवलप्ड है ऑन ग्राउंड प्रेडेटर डिटेक्शन के लिए। और सामने की नज़र नैरो है, कमज़ोर है, और इस वजह से उन्हें पावर लाइंस दूर से दिखती नहीं है। और उड़ते हुए उनके एकदम पास आने के बाद जब दिखाई देता है तो वो उतने फास्ट रिएक्ट नहीं करते, अगेन अपने साइज़ और वेट की वजह से, और उन तारों में जाकर टकरा जाती है। फिर या तो इस टक्कर से ही या बिजली के करंट से इनकी मौत हो जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बर्ड डाइवर्टर्स भी लगवाए गए थे। ये बेसिकली डिस्क की तरह होते हैं जिन्हें पावर लाइंस पर लगा दिया जाता है। ये सनलाइट और मूनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये रिफ्लेक्शन बर्ड्स को दूर से ही अलर्ट कर देता है और पावर लाइन में आकर टकराने से बचाता है। बर्ड डाइवर्टर्स के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इन हाई टेंशन केबल्स को अंडरग्राउंड करवाने का ऑप्शन भी दिया, पर इसके लिए केस टू केस बेसिस पर पहले उस पूरी जगह का टेक्निकल एनालिसिस होगा, उसके बाद ही। लेकिन फिर इसी साल जनवरी 2024 में कई सोलर और विंड एनर्जी कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट्स रजिस्टर करवा दी कि SC का 2021 का निकाला हुआ ऑर्डर उनके बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं होने दे रहा है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनके सपोर्ट में आ गई, जो सुनने में बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन जब हम नंबर्स देखते हैं तब इनकी बात समझ में आती है। 80,688 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है जिसे पोटेंशियल गोडावन हैबिटेट माना जाता है, और उसमें से 13,555 स्क्वायर किलोमीटर्स तो प्रायोरिटी गोडावन हैबिटेट है। सुप्रीम कोर्ट के 2021 के रूल्स को इतने बड़े एरिया में अप्लाई कर पाना फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। एडवाइजरी कमिटीज़ का एक सजेशन तो ये है कि 6,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आइडेंटिफाई किया जाए, और एटलीस्ट उसमें तो पावर केबल्स को अंडरग्राउंड कर दिया जाए, अगर पूरे 80,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में नहीं कर सकते। अब इस साल जुलाई में होपफुली इसका कुछ सॉल्यूशन निकल कर आएगा, जिससे गोडावन भी बच जाए और डेवलपमेंट भी ना रुके। बर्ड डाइवर्टर्स और अंडरग्राउंड पावर केबल्स के अलावा और भी कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं। गोडावन को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज के स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में भी रखा गया है। आर्टिफिशियल हैचिंग से भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, स्पेशली क्योंकि गोडावन का इंक्यूबेशन पीरियड और फिर बच्चे के पैदा होने के बाद पहला पूरा 1 साल बहुत ही सेंसिटिव रहता है, क्योंकि जैसा पहले बताया था वो अपनी माँ के साथ रहता है और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता। ये प्रोग्राम 2019 में स्टार्ट हुआ था और उसी साल 8 चिक्स आर्टिफिशियली हैच किए गए थे। ऐसी जगह का एक एग्जाम्पल है राजस्थान का इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, जहाँ पर इन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाता है ब्रीडिंग के लिए, और फिर उनके बच्चों को थोड़ा बड़ा और इंडिपेंडेंट होने के बाद वाइल्ड में छोड़ दिया जाता है, ताकि वाइल्ड पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सके। फिलहाल गोडावन के लिए 2 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, और कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी जो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन भी मिली हुई है हंटिंग से,
इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स नाम की स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड है, उसमें भी गोडावन को टॉप प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। ये स्कीम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस से हेल्प करती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। इन सब के अलावा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद से भी कई कोलैबोरेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में। गोडावन कंजर्वेशन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन दिया है, टाइगर बार्टर का, जिसमें एक बार्टर सिस्टम की तरह वो राजस्थान को 4 फीमेल टाइगर्स देना चाहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स और एक दूसरे बर्ड लेसर फ्लोरिकन के बदले। ये दोनों ही बर्ड्स कुछ टाइम पहले तक महाराष्ट्र में भी हुआ करती थी, लेकिन पिछले कई सालों से वहाँ पर लोकली एक्सटिंक्ट हैं। अगर ये डील हो जाती है तो सिर्फ इन बर्ड्स के लिए ही नहीं बल्कि इन टाइगर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र से टाइगर्स का ये ट्रांसलोकेशन राजस्थान के टाइगर्स में इनब्रीडिंग कम करेगा और मेल फीमेल रेशियो को बेटर करने में बहुत हेल्प करेगा। गोडावन को बचाने के लिए गवर्नमेंट तो पहले से ज़्यादा सीरियस हुई ही है, लेकिन साथ ही हमारी लोकल कम्युनिटी भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है। स्पेशली जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क और गुजरात के कच्छ के आसपास के गाँवों में रहने वाले लोग, जो वॉलंटरीली गवर्नमेंट की काफ़ी मदद करते हैं, जैसे पोचर्स के डाले हुए ट्रैप्स, गोडावन के अंडे, घायल या मरी हुई गोडावन वगैरह के बारे में टाइमली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताना। गोडावन के बारे में लोग आपस में बात पहले से ज़्यादा कर रहे हैं, इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है और पूरी उम्मीद है कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी जल्दी दिख जाएंगे। चलो, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लोकल कम्युनिटीज़ और NGOs भी लगे हुए हैं गोडावन को बचाने में, लेकिन इस सब के बीच में और भी कोई है जो गोडावन को एक्सटिंक्ट होने से बचाने की कोशिश कर रहा है, और वो है गोडावन खुद। अब इसको चाहे लक बोलो या नेचुरल अडेप्टेशन, लेकिन जो बर्ड सिर्फ एक ही अंडा देने के लिए जानी जाती है, उनमें से कुछ ने अब एक ही बार में 2 अंडे देने भी शुरू कर दिए हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के लिए ये उतना नॉर्मल नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि गोडावन ने इससे पहले कभी 2 अंडे नहीं दिए, लेकिन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हिसाब से इस बार एक नया ट्रेंड सामने आया है, बिकॉज ये अकरेंस ज़्यादा मात्रा में हुआ है और इससे पहले ये कभी नहीं देखा गया था। गोडावन की मेजर डाइट कीड़े मकोड़े, ग्रास हॉपर्स, टिड्डी वगैरह होते हैं, और जो इन बर्ड्स का नेचुरल हैबिटेट है वहाँ मोस्टली सब सूखा पड़ा होता है। लेकिन 2020-22 की अच्छी बारिश से जब उनकी फीड इम्प्रूव हुई तो उसी से ये नया अडेप्टेशन देखने मिला है। तो जब नेचर खुद इस जीव को बचाने की कोशिश कर रहा है तो हमें अपनी कोशिश में कहीं कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम गोडावन के कंजर्वेशन में डायरेक्टली पार्ट नहीं ले सकते, वॉलंटियर नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस तो ला ही सकते हैं। अगर इस बर्ड को टाइगर कंजर्वेशन जैसी इंपॉर्टेंस मिल जाए, अगर उस लेवल की मार्केटिंग हो जाए, तो ना सिर्फ ये एक्सटिंक्शन से बच जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ वो ग्रासलैंड्स, वो पूरा इकोसिस्टम भी पनपने लगेगा जो इसका नेचुरल हैबिटेट है। बस यही आशा करता हूँ कि गोडावन के नंबर्स अब और नीचे ना गिरे और ऐसा शर्मनाक और दुखद एक्सटिंक्शन हमें अपने आने वाले सालों में ना देखना पड़े। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में और जागरूक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।